नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महाकवि विद्यापति को समर्पित विद्यापति कला उत्सव का भव्य आगाज, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। मधुबनी समाहरणालय के एसपी कार्यालय में एसपी योगेंद्र कुमार ने क्राइम मीटिंग का किया आयोजन। जिले के सभी एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, ट्रैफिक डीएसपी हुए शामिल। लौकी थाना क्षेत्र के करियौत महादेवा गांव में तालाब में डूबकर एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत। मधवापुर पुलिस व बिहारी एसएसबी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे तस्कर को किया गिरफ्तार। 210 बोतल शराब बरामद। भेजा थाना क्षेत्र से कथित रूप से अपहृत एक 17 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। कथित अपहरणकर्ता फरार। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन का मनाया गया 16वां स्थापना दिवस। मधुबनी मॉडल सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मधुबनी शहर के सूरी उच्च विद्यालय मैदान के महादेव मंदिर परिसर में चैती दुर्गा मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, शेड का होगा निर्माण। और जयनगर के ललित कुटीर प्रखंड कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र से मर्माहत कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां मनोहरपुर गांव में अपने आवास से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का ही है। हालांकि पुलिस मामलों की जांच कर रही है। मृतक की पहचान 42 वर्षीय संजय मंडल के रूप में की गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएं। साथ ही पुलिस जल्द ही इस मामले की जांच कर खुलासा सबके सामने करेगी। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 42 वर्षीय संजय मंडल ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जाता है कि संजय मंडल सुबह अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक स्थान पर फांसी के फंदे से झूलते हुए पाए गए। परिजनों ने अचानक हुई इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वे इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। सूचना मिलने पर हरलाखी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं आगे के जांच के बाद ही हो पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि संजय मंडल शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन वे किन परिस्थितियों में इस चरम कदम तक पहुंचे यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस इस मामले में परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। घटना से पूरे मनोहरपुर गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने एवं जांच में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्या मामला है? मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है संजय मंडल। संजय मंडल कैसे? पिता का नाम है स्वर्गीय सीताराम मंडल। ये अपने से जो है से फांसी लग गई है। माथा के कुछ हट, लड़का सब यहाँ कोई है नहीं, गरीबी परिवार है, लड़का सब बाहर है। एक ठो पत्नी उसको है और एक ठो पुतौ है और परिवार में कोई नहीं। तो दिमाग से कुछ विचलित भी थे। तो आप लोग प्रशासन के तरफ से आए, प्रथम दृष्टि यह आत्महत्या लग रही है। हमको सवेर में जानकारी हुआ तो हमको तो थाना बड़ा बाबू को खबर करना जरूरत है। जी जी, हम बड़ा बाबू को खबर दिए हैं तो बड़ा बाबू। कौन थाना का मामला है? हरलाखी थाना। तो बड़ा बाबू जाकर कहें नहीं पोस्टमार्टम करवा दिए होगा तो कुछ नहीं, लेकिन कानूनी आधार पर पोस्टमार्टम आए और उनको घर तो कोई नहीं है तो 2 कुटुंब आए
हुए हैं पोस्टमार्टम कराने। सब तक हम बड़ा बाबू को सोचना देना हमारा जरूरत है, गार्जियन है, तो बड़ा बाबू कहलक नहीं पोस्टमार्टम होगा। हाँ, और जो फांसी अपने भी लगा लिए हैं, तो हमको जानकारी हुआ तो हम पोस्टमार्टम। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला है और कितना उम्र होगा मृतक का? 40-42 उम्र है। संजय मंडल नाम है उसका। उसको पिताजी का नाम है स्वर्गीय सीताराम मंडल। गांव मनोहरपुर। घटना कहाँ पर हुआ है? मनोहरपुर, जहाँ इसको अपना घर है। फांसी लगाए हुए। नाम क्या है मृतक का? अरे कहेंगे संजय मंडल। हरलाखी से संजय राउत के साथ मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में 2 दिवसीय विद्यापति कला उत्सव 2025 का भव्य आगाज हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया। मौके पर पद्मश्री, पद्म विभूषित भी कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जहां विद्यापति से जुड़ी रचनाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी, वहीं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। महाकवि विद्यापति को स्मरणीय एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित कला समागम पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम विद्यापति कला उत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी सह निदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी आनंद शर्मा के द्वारा संस्थान के बहुउद्देशीय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने किया। इस दौरान पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री सिवन पासवान, नीतीश कुमार उप निदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान, डॉक्टर रानी झा, प्रतीक प्रभाकर, कनिया आचार्य, सुरेंद्र प्रसाद यादव लेखा पदाधिकारी, विकास कुमार मंडल, रूपा कुमारी सहायक एवं आज के विद्यापति परिचर्चा के वक्ता डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी तथा भैरव लाल दास मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें संस्थान की छात्रा बिंदी व मेधा झा ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। उसके बाद सृष्टि फाउंडेशन द्वारा दुर्गा स्तुति की प्रस्तुति ने सबों का मन मोह लिया। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी द्वारा महाकवि विद्यापति पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि महाकवि विद्यापति भक्ति रस एवं श्रृंगार रस के बहुत ही विद्वान कवि थे। उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान शंकर को उगना के रूप में यहाँ आना पड़ा। उन्होंने विद्यापति की रचना कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका का भी उल्लेख किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से कहा कि कोई भी काम इतनी लगन एवं मेहनत से करना चाहिए कि उन्हें वह मुकाम हासिल हो जाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यापति परिचर्चा की शुरुआत वक्ता डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने परिचर्चा में सौराठ गांव, यहाँ के मैथिल समाज एवं यहाँ के कवियों पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। विद्यापति के द्वारा रचित पदावलियों पर विशेष प्रकाश डाला। कहा कि महाकवि विद्यापति बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने आज के सामाजिक कुरीतियों जैसे भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बेमेल विवाह पर अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्होंने कृषि, भाईचारा, पलायन, शिक्षा आदि अनेकों सामाजिक विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्होंने शिव, दुर्गा, काली, गंगा, राधा, कृष्ण एवं राम, सीता सभी देवी देवताओं पर अपने गीत लिखे थे। उन्होंने बताया कि राधा का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। जिक्र सभी करते हैं, मगर राधा का आगमन साहित्य में कब हुआ यह कोई नहीं जानता। कई छात्र छात्राओं से प्रश्न भी किया। कहा कि मिथिला पेंटिंग के लिए साहित्य का ज्ञान बहुत जरूरी है और साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। अपने भाषण में W.G. आर्चर एवं ग्रियर्सन का भी जिक्र किया। कवि विद्यापति की रचनाओं को सहेजने व उनको प्रसारित करने में W.G. आर्चर व ग्रियर्सन की अहम भूमिका के भी बारे में बताया। कार्यक्रम में संस्थान के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में राजनीति रंजन मधुबनी द्वारा गायन एवं सलोनी मल्लिक एवं सृष्टि फाउंडेशन द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। मौके पर संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं बिंदी कुमारी, पूजा, काजल, सुरभि, नेहा, अंजलि, कल्पना समेत कई लोगों ने गायन एवं नृत्य प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहली बार यह क्राइम मीटिंग हो रहा है और अब क्षेत्र में वापस से उसी रणनीति की जरूरत है। इस मीटिंग में सभी एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डीएसपी भी शामिल रहे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर बनाई गई रणनीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष, ट्रैफिक डीएसपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी व्यस्तताओं के बाद पुलिस व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना और शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण की रणनीति को प्रभावी बनाना था। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 की अधिक व्यस्तताओं के कारण यह क्राइम मीटिंग कुछ समय बाद आयोजित हो पाई, लेकिन अब सभी अधिकारियों को दोहरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित गश्ती व्यवस्था को और सख्त करें तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी बनाए रखें। एसपी ने विशेष रूप से मधुबनी शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, चोरी, सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन इसे और कम करने के लिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और जन सहयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी और रात्रि गश्ती को मजबूत करने पर जोर दिया। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस जनसंपर्क को बढ़ाकर नागरिकों का विश्वास जीतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपराध नियंत्रण में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बैठक के अंत में एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मधुबनी पुलिस सतर्क है और जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार काम करती रहेगी। नीचे रखे ना सर, आज चुनाव के बाद 2025 चुनाव के बाद पहली बार मधुबनी शहर में क्राइम मीटिंग किया जा रहा है। क्राइम का ग्राफ भी कुछ ज़्यादा देखने में आ रही है सर, इस पे आपका क्या कहना है? चुनाव के बाद पुनः आपका क्या सब? चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार क्राइम मीटिंग की जा रही है और मधुबनी जिले में चुनाव का समापन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सफलतापूर्ण तरीके से हुआ है। चाहे चुनाव की प्रिपरेशन हो या वोटिंग वाला दिन हो, काउंटिंग हो और पोस्ट पोल जो ड्यूटीज होती है, सभी को मधुबनी पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। कोई भी चुनाव से हिंसा से रिलेटेड कोई घटना नहीं हुई, कहीं भी रिकाउंटिंग की भी कोई घटना नहीं हुई और कोई भी बड़े अपराध की घटना पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान कहीं भी नहीं हुई। तो उसके लिए आज मैंने अपनी तरफ से सभी एसडीपीओस को, सभी इंस्पेक्टर्स को, सभी थानाध्यक्ष को अपनी तरफ से प्रकार से बधाई भी दी है और हमारे सभी 6 अनुमंडल के एसडीपीओस ने, चुनाव शेल कोषांग की प्रभारी डीएसपी हेडक्वार्टर ने, डीएसपी लाइन ने, डीएसपी ट्रैफिक ने और डीएसपी साइबर ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। तो मैंने अपनी तरफ से भी सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सर, आज का क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का क्राइम का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हमने सभी थानों को ये स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर में जो टाइटनेस हम लोग ने बरकरार रखी है उसको जारी रखना है और कोई भी यदि अपराध की घटना होती है तो उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। गश्ती को कैसे मजबूत करना है, खासतौर पर रात्रि की गश्ती, ताकि चोरी की घटनाएं ना हो। जो अपराधी जेल से बाहर निकले हैं उनको वापस से कैसे जेल पहुंचाना है और अवैध हथियारों की बरामदगी में तेजी लानी है। बेल कैंसिलेशन हो गया, प्रॉपर्टी संपत्ति जब्त करने वाली जो हमारी धाराएं हैं उन सबका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, इसको लेके आज हम लोग ने चर्चा की है। और पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में केसेस के डिस्पोजल में तेजी लाने को लेके और जो फरार अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को लेके आज हम लोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसी चीज़ को लेके आज क्राइम मीटिंग में मेरे द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और बेहतर पुलिसिंग हम लोग करेंगे, उसी के लिए आज प्लानिंग की जा रही है। सर, राजनीतिक से प्रेरित कोई घटना मधुबनी जिला में तो नहीं घटित हुई है? आप धन्यवाद सर। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र के करियौत महादेवा गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां तालाब के आसपास खेलते खेलते पैर फिसलने से एक 9 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुधांशु यादव के रूप में की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी जिला के लौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत करियौत महादेवा गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मंगलवार की देर शाम गांव के 9 वर्षीय बालक सुधांशु यादव की तालाब में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के पास स्थित तालाब के किनारे खेल रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद परिवार वालों को उसकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ तो आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। रात भर लगातार तलाश जारी रही, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने पुनः खोज अभियान शुरू किया, जिसके बाद तालाब से सुधांशु का शव बरामद किया गया। शव मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक के पिता धनेश्वर यादव ने कहा कि सुधांशु परिवार का सबसे छोटा सदस्य था और उसकी अचानक मौत से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
है महादेवा गांव का। क्या नाम है बच्चा का? सुधांशु यादव। तो कल जो थे बच्चों से खेल रहे थे तालाब के पास। अब 4-5 बजे की घटना है। कल गाँव में भोज थे तो वहाँ भोज खाने चले गए। अब पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ, कैसे तालाब के अंदर ये गिर गए। कौन सा गांव में, कहाँ पर घटना हुआ? महादेवा। करियोत महादेवा। खरियोत महादेवा। करियोत महादेवा। करियोत महादेवा। थाना लोकी। कल कब का घटना है? ये 4 से 5 के बीच में। आ जाए पोस्टमार्टम के लिए। हो गया? ये हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार यादव। आप कौन है बच्चा का? इसका भतीजा। बच्चा चाचा। ओ, आप चाचा है। बच्चा का क्या नाम है? सुधांशु कुमार यादव। इनके पिताजी का नाम? गणेश्वर कुमार यादव। पिताजी को कहाँ है वो लोग? यहीं पे। राशिद रजा के साथ मधुबनी से फिरोज आलम और प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के पास बिहारी एसएसबी और मधवापुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से 210 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के पास गिरफ्तार किया गया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 210 बोतल है। बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई बिहारी एसएसबी और मधवापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की। मामला भारत नेपाल सीमा स्तंभ के पास बुधवार की शाम का है। पकड़ा गया आरोपी सहरघाट थाना क्षेत्र के करहुआ निवासी राम सुधार सहनी का बेटा रोशन कुमार सहनी है। वह नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। उस वक्त सुरक्षाकर्मी गुप्त सूचना पर उस इर्द गिर्द में थे। थानाध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के एसआईएस स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से बीते दिनों एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित रूप से अपहरण हुआ था। गौरतलब हो कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित रूप से इस अपहृत 17 वर्षीय नाबालिग को झंझारपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया है। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी फरार है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र से बीते दिनों कथित रूप से अपहृत की गई एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपहृता की बरामदगी झंझारपुर थाना क्षेत्र से हुई है। अपहृता के परिजन द्वारा भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बरामद अपहृता का मेडिकल जांच के उपरांत न्यायालय में उपस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है। कथित अपहरणकर्ता फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। यह जानकारी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने दी है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 48वीं बटालियन का आज 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर इस एसएसबी के सभी अधिकारी व कर्मी जवान शामिल हुए। मधुबनी जिले के लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन का 16वां स्थापना दिवस जयनगर के बाजार समिति स्थित बटालियन मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने दीप प्रज्वलित कर गुब्बारे आसमान में उड़ाकर किया। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह, जयनगर आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी के अलावे 48 बटालियन में कार्यरत अधिकारी व जवानों एवं उनके परिजनों व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महिला जवान जीडी कुमारी मनीषा व गीता डिक्टिया के संयुक्त संचालक में आयोजित कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि आज का दिन 48वीं बटालियन के लिए उत्साह का दिन है। मैं उन सभी अधिकारियों व जवानों को बधाई देता हूं जिनके अथक प्रयास, अनुशासन, साहस, निष्ठा से इस बटालियन को उच्च मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी बटालियन के सफल यात्रा में आप सभी का बहुमूल्य योगदान है। गत वर्षों में 48वीं बटालियन ने सामाजिक समरसता, सीमा प्रबंधन, आत्म सुरक्षा, सामाजिक सहभागिता को मजबूत करते हुए मानव तस्करी एवं नशीली पदार्थों तस्करी को रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर सफलता हासिल की है। हमारी सीमा हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। 48वीं बटालियन ने अपने कार्य क्षेत्रों में कर्तव्य निष्ठा, सुदृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सेवा दे रही है। वहीं स्थापना दिवस पर बटालियन के अधीनस्थ बीओपी के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल नंबर 2 छल्ला फेंकने का उद्घाटन हो रहा है। पत्रकार बंधुओं, मेरे आदरणीय सहकर्मी और हमारे प्यारे जवानों और उनके परिवारजन, इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों, जवानों, परिवारजनों और प्रिय बच्चों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन 88वीं वाहिनी के लिए बहुत गौरव और उत्साह का दिन है। हम सभी यहाँ अपने स्थापना दिवस को मनाने के लिए बल्कि अपने कर्तव्य, अपने समर्पण और अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को एक बार फिर दृढ़ता से व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी अधिकारियों और कर्तव्यनिष्ठ जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके अथक प्रयासों, अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा ने इस हमारी वाहिनी को आज इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंचाया है। हमारी इस सामूहिक यात्रा में आप सभी का योगदान
बहुमूल्य है। गत वर्षों में हमारी वाहिनी ने सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सहभागिता, मानव तस्करी, लूट, नशीले पदार्थों की रोकथाम और विशेष अभियानों में असाधारण सफलता हासिल की है। हमारी सीमा हमारा कर्तव्य, हमारा गर्व है। आज हमारे कार्य क्षेत्र में तैनात सभी कंपनियां जिस निष्ठा, सुदृढ़ इच्छा शक्ति और मिशन भावना के साथ सेवा दे रही हैं, वह एसएसबी की मूल भावना सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व का एक जीवंत उदाहरण है। मेरे प्यारे जवानों, आपकी सतर्कता, प्रतिबद्धता और आपकी त्याग की भावना ही देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाती है। आप कठिन भूभाग, प्रतिकूल मौसम और हर चुनौती का सामना करते हुए जिस साहस के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आप में से प्रत्येक जवान, प्रत्येक अधिकारी इस वाहिनी की शक्ति है और हमारी प्रेरणा भी। मैं इस अवसर पर जवानों के परिवारों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपका सहयोग, धैर्य, संबल और त्याग हमारे जवानों को निर्भीक होकर राष्ट्र सेवा करने की शक्ति देता है। आप सभी इस वाहिनी की अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति हैं। 48वीं वाहिनी ने अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक निरंतर प्रगति की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम अपने इस मिशन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग, प्रशिक्षण के मानक, मानव संसाधन का विकास और स्थानीय समुदाय से सहयोग को और अधिक सशक्त बनाना होगा। सीमा सुरक्षा केवल एक दायित्व नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है और यह संकल्प हम सभी मिलकर निभाएंगे। आज यहाँ पर जो आप बहुत से स्टॉल देख रहे हैं। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल में मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने रोगियों को दी जा रही सुविधा, दवाइयों का भंडारण, साफ सफाई की व्यवस्था व विभिन्न वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए कई निर्देश निर्गत किए। मधुबनी मॉडल सदर अस्पताल में आज सिविल सर्जन मधुबनी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था, रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही दवाओं की स्थिति तथा विभिन्न विभागों में रखरखाव की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। सिविल सर्जन ने वार्डों, इमरजेंसी ओपीडी, दवा भंडार और लैब समेत कई विभागों का भ्रमण किया और वहां मौजूद चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के पश्चात सिविल सर्जन ने कई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए साफ सफाई में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दवा वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उपकरणों के रखरखाव, मशीनों की नियमित जांच और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि चुनाव की व्यस्तता के कारण इस माह निरीक्षण में कुछ देरी हुई। सामान्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अस्पताल का निरीक्षण पूरा कर लिया जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के चलते इस बार निरीक्षण 19 नवंबर को किया गया। उन्होंने कहा कि देरी के बावजूद निरीक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रखी गई है और आगे भी इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर अस्पताल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत जारी रहेंगे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखे ताकि आम जनता को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या सब निर्देश दिया गया है सर? सदर अस्पताल का निरीक्षण हमारे रूटीन कार्यों में से एक है। इसको टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं। आज के निरीक्षण में जो है कि यहाँ के कामकाज कैसे सुचारू रूप से चले, इसके लिए यहाँ अस्पताल के सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों से, जैसे डीएस हैं, मैनेजर हैं, सबसे मिल बैठकर हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है। उसके तहत जो है कि अस्पताल के कार्यों का हम लोग संचालन करेंगे और आज के निरीक्षण में अस्पताल का कार्य संतोषजनक पाया गया है और अस्पताल की सेवाएं और भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए हम लोग ने आज मीटिंग किया है। सर, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के क्या सब
तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। इसके लिए जो है कि हमारा मेडिकल का टीम जो है, हमारा अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट में है और हमारे पास सारी दवाएं हैं और हमारे पास स्टाफ है, डॉक्टर हैं, सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और जो जैसा सिचुएशन आएगा उसको हम लोग हैंडल करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। डी न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सूरी स्कूल मैदान स्थित महादेव मंदिर परिसर में चैती दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य आगामी 30 नवंबर से शुरू होगा। सेड निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। शहर के सूरी उच्च विद्यालय मैदान स्थित महादेव मंदिर परिसर में चैती दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य 30 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए चैती नव दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सह व्यवस्थापक सतीश कुमार मेहता ने बताया कि चैती दुर्गा मंदिर के ऊपरी तल्ला पर शेड और शेर का निर्माण किया जाएगा। माता दुर्गा की चित्र बनाई जाएगी। मंदिर के चहुओर घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल 1984 से चैती दुर्गा पूजा हो रही है। मंदिर जीर्णोद्धार वर्ष 2026 में चैती दुर्गा पूजा से पहले जीर्णोद्धार कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा पूजा के अलावा सालों भर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। साफ सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नशा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्य किया जाता है। इन कार्यों के संचालन में समिति उपाध्यक्ष अंकित कुमार महथा समेत अन्य सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जयनगर के ललित कुटीर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा 19 नवंबर को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण की गई व उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विचारों को रखा गया। जयनगर के ललित कुटीर प्रखंड कांग्रेस कमेटी कार्यालय प्रांगण में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अवधेश सिंह, प्रदीप पंजियार, मोहम्मद चांद, धनुषलाल महतो, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र शाह, कार्यकारी अध्यक्ष गुड्डू शाह, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद किताबुद्दीन, रविंद्र पोद्दार, अयोधी पासवान समेत अन्य मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वयं इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश हित में कई प्रमुख कार्य किए। आज 19 नवंबर है और आज ही के दिन 1917 ईस्वी में भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था और उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। आप लोगों को पता होगा कि 30 अक्टूबर को उनको जो है सिख आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी। तो देश के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर दी। और जब तक श्रीमती गांधी थी, देश की महिला प्रधानमंत्री पहली बार जो बनी थी, उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया और भारत और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके एक नए बांग्लादेश का निर्माण किया। इससे बड़ी क्या बात होगी। और परमाणु का अनुसंधान केंद्र है, उनका भी उन्होंने आधार रखा है। आज जो है ना मोदी जी बहुत सारा डींग हाँकते हैं, लेकिन उनके आगे में कुछ नहीं। आज श्रीमती गांधी रहती तो देश का कुछ और रुतबा रहता है। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कुमार महतो, मैं जयनगर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष। जय न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। श्री सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी वर्ष पर मधुबनी शहर में नारायण सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 17 नवंबर से शुरू यह कार्यक्रम 23 नवंबर तक आयोजित होगा। आइए हम आपको बताते हैं यह खबर विस्तार से। श्री सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी पर श्री सत्य साईं सेवा संगठन जिला इकाई द्वारा शहर में नारायण सेवा शुरू किया गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि 17 नवंबर से शुरू नारायण सेवा कार्यक्रम का समापन 23 नवंबर को होगा। नारायण सेवा के तहत भोजन पैकेट रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। 23 नवंबर को शहर के सदर अस्पताल चौक स्थित समरनाथ झा के आवासीय परिसर में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का जीवन ही मानव जाति के लिए सुखद संदेश है। मानव जाति के उद्धार के लिए बाबा द्वारा बताए गए मानव सेवा के मार्ग पर चलकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। संगठन द्वारा बच्चों के लिए बाल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चों में स्कूली शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। संगठन द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। मेडिकल कैंप के माध्यम से रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की देर शाम गश्त के दौरान नरहिया थाना की पुलिस ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, मोबाइल भी बरामद किया गया है। उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। नरहिया थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम गश्त के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घटना की पुष्टि करते हुए फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गश्त के क्रम में नरहिया पुलिस को दहशत फैलाने की नीयत से की जा रही फायरिंग की सूचना मिली।
सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बनगामा उत्तरी वार्ड 14 में छापेमारी कर आरोपित नीतीश कुमार मुखिया पिता कुलदेव यादव निवासी बनगामा को मौके से ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि घटनास्थल से एक खोखा पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपित के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। साथ ही अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के संभावित नेटवर्क को खंगालने के लिए भी पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।